नमस्कार दोस्तों, क्वेस्ट फोरम में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर आज आपको पाचन तंत्र के 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं, जिनमें से 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4-4 ऑप्शन होंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का एक उत्तर होगा। आप सभी को उन प्रश्नों के सभी उत्तर देने होंगे तथा जो भी उन प्रश्नों के 10 में से 8 प्रश्नों का उत्तर सही दे सकता है, समझ लेंगे उसकी प्रिपरेशन साइंस में काफ़ी हद तक सही है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। मनुष्य की जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएँ को इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट पेपिली, जिनके थ्रू हम देखते हैं कि खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है कि नमकीन है, उन्हीं को स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। तो बताना है कि मनुष्य की जीभ में कितने प्रकार की स्वाद पेपिली या स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2 होती हैं, बी कह रहा है कि 3 होती हैं, सी कह रहा था कि 4 होती हैं और डी कह रहा है कि 5। चलिए बताइए। अतः तो मनुष्य की जीभ में 3 प्रकार की स्वाद पेपिली या स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। नंबर 1 वेलेट, फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म। अतः हम जब इनकी पोजीशन देखते हैं कि कहाँ पर होती हैं, जैसे जीभ की संरचना बनाए तो कुछ इस प्रकार से होती है। जो वेलेट पेपिली होती हैं वो कुछ यहाँ पर होती हैं, ऐसी स्थित होती हैं। जो सबसे बड़ी होती हैं वो वेलेट पेपिली होती हैं। इसके बाद होती है फंजीफॉर्म होती हैं। फंजीफॉर्म होती हैं वो इस प्रकार से होती है, छोटी होती हैं जो फंजीफॉर्म होती है। जो फिलीफॉर्म होती हैं जिस साइड में होती हैं, इसी प्रकार से थोड़ी बड़ी होती हैं इनसे, और साइड में दोनों साइड होती हैं, मतलब बगल पे फिलीफॉर्म होती है। और जो फोलिएट होती हैं वो हम जानते हैं कि मनुष्य की जीभ में नहीं पाई जाती, ये जानवरों की जीभ में होती हैं। और ये पत्ती के आकार की इस प्रकार से साइड में इस प्रकार से होती हैं। याद रखेंगे कि ये मनुष्य की जीभ में नहीं पाई जाती हैं, ये जानवरों की जीभ में पाई जाती हैं। तो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि 3 प्रकार की। चलिए हम अब नेक्स्ट प्रश्न के आगे प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? 8 माह के बच्चे में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? हमको ये याद रखना है कि प्रश्न पहले पूछना क्या चाह रहा है। पूछ रहा है कि 8 माह के बच्चे में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 2 प्रकार के, बी कह रहा है 3 प्रकार के, सी कह रहा है 4 प्रकार की, डी कह रहा है 5 प्रकार की। अतः हम जानते हैं कि जो 6 महीने के बाद से जो दूध के दांत होते हैं वो बच्चे में निकलना प्रारंभ होते हैं। अब बच्चा है तो उसमें परमानेंट टीथ तो होंगे नहीं, मिल्की टीथ होती है। मिल्की टीथ मतलब दूध के दांत, जिनकी संख्या क्या होती है? 20 होती है। अतः 6 महीने के बाद से दूध के दांत प्रारंभ होते हैं निकलना, और 2 वर्ष तक अर्थात 24 महीने तक ये पूरे के पूरे दांत निकल आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है? हम जो दूध के दांत होते हैं 8 माह के बच्चे में, वे होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन? इंसीजर, कैनाइन, जो प्रीमोलर हैं वो नहीं पाए जाते, और मोलर। अब इनके फार्मूला से हम समझेंगे आगे चल के। ये है बच्चे का फार्मूला। तो इसमें करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, गुणा 2। इस प्रकार से इनकी संख्या होगी 20। अब कैसी होगी? देखो, जो ऊपर का 2 है ये इंसीजर है, फिर 1 कैनाइन, फिर 0 प्रीमोलर बताया, और मोलर 2। ये जब ऊपर वाले जबड़े के हैं ऊपर वाले, नीचे वाले नीचे, तो जबड़े के आधे दांतों की संख्या लिखी हुई है, इसलिए 2 का गुणा किया है तो आधे आधे पूरे हो गए। इस प्रकार से 20 दांत होते हैं। अब हम जो एडल्ट की बात कर रहे हैं, इसमें भी गुणा 2 करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 32। इस प्रकार इसमें भी ये इंसीजर है, फिर ये कैनाइन है, फिर ये प्रीमोलर और ये मोलर। इस प्रकार से इसकी संख्या क्या होती है? 32। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगी कि बच्चों में कितने प्रकार के पाए जाते हैं दांत? 3 प्रकार के। 8 माह बच्चे में कितने प्रकार के? 3 प्रकार। प्रीमोलर नहीं पाए जाते। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग कौन सा है? हमको ध्यान ये रखना है कि पूछा क्या रहा है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग पूछा है, तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा एनेमल। क्या होगा? एनेमल। अब ये होता कहाँ पर है ना? देखो, ये कुछ दांत की इस प्रकार की कुछ संरचना होती है, इस प्रकार की। जो एनेमल होता है वो दांत के कुछ इस प्रकार से ऊपरी भाग में होता है, सफ़ेद प्रकार का चमकता रहता है, ये एनेमल। ठीक है।
तो यदि शायद इनेमल नहीं होता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाता सही दांत, लेकिन जब इनेमल दिया हुआ है तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इनेमल होगा सबसे कठोरतम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न के आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है इनमें से ग्रिसनी का कौन सा भाग है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है नेसोफेरिंक्स, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है ओरोफेरिंक्स, 3 कह रहा है लैरिंगोफेरिंक्स और 4 कह रहा है सभी। अतः हम जानते हैं कि जो ग्रिसनी होती है, जो मुख के पीछे वाला तालु होता है, तालु के पीछे से भाग से जो होता है वहाँ से होकर के जो इसोफेगस तक जाती है वो होती है ग्रिसनी। अतः ग्रिसनी को हम जब बना के देखें कुछ तो इस प्रकार से देखते हैं। सपोज दैट ये मुँह हो गया तो यहाँ से होकर के इस प्रकार से ये होता है मुख की नली हो गई और यहाँ से नाक की आकर के ऐसी मिल जाती हैं। तो ये वाला भाग यहाँ से लेकर ये होता है ग्रिसनी। इसके होते हैं 3 भाग होते हैं, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। अब कुछ बच्चों को इन शब्दों के नाम याद करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो हम बता दें कि कुछ साइंस में कुछ अधिकांशतः शब्द हिंदी और इंग्लिश में एक जैसे होते हैं। तो जो नेसोफेरिंक्स है, नेसो मतलब यहाँ से नोजल से संबंध, कुछ नेसो मतलब नाक से, इस प्रकार से कुछ मिल रहा है। तो जो नेसोफेरिंक्स होता है वो नाक वाला भाग होता है, मतलब यहाँ से केवल और केवल सांस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सांस ले सकते हैं। और जो ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स होते हैं, जो पीछे वाले भाग होते हैं, ये वाले भाग, इनसे हम सांस भी ले सकते हैं और साथ साथ पाचन तंत्र भी, पाचन भी होता है। यहाँ पर क्या होता है? पाचन भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4, चौथा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? मानव आहार नाल का सबसे चौड़ा कौन सा भाग है? सबसे चौड़ा भाग पूछ रहा है आहार नाल का। आहार नाल का यदि बनाए हम कुछ इस प्रकार से, थोड़ी थोड़ी, हम ज़्यादा तो नहीं बताएंगे पर इतना जरूर, थोड़ी इस प्रकार से ऐसी होता है। जो हम बताए जी ग्रिसनी है, फिर आगे जी ग्रासनाल, जो यहाँ पे डायफ्राम, यहाँ से होकर के ये स्टोमच होता है। क्या होता है? आमाशय। तो हमारी जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या हुआ? आमाशय। क्या हुआ? आमाशय। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आमाशय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये भाई, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, इम्पोर्टेंट। आप कोई सा भी एग्ज़ाम, चाहे CPMT हो, जब मैं मतलब PHU के लिए, MSc के लिए देने गया था तो ये प्रश्न आया था। इसमें ये इस प्रकार से प्रश्न आया था कि जो रूमिनेंट एनिमल्स के जो चैम्बर होते हैं उनका क्रम बताइए। ये लिख हम आगे बताएंगे, ये है, ये आया था। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं? अब आपको यहाँ पे ये रूमिनेंट समझ में नहीं आ रहा होगा कि रूमिनेंट मतलब क्या है। देखिए, अब जो रूमिनेंट एनिमल्स वे होते हैं, हम जानते हैं गाँव की भाषा में कहते नहीं कि जो जानवर होते हैं वो मुँह चलाते हैं, इसको क्या कहते हैं? चबाते हैं, जिसको मुँह चलाते हैं उन्हीं को कहते हैं पगराना, या फिर ऐसी कुछ हमारे यहाँ कहते हैं वगैरह, अलग जगह अलग अलग शब्द होते हैं। तो उसी को रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं, होते हैं वो चलाते रहते हैं मुँह। तो देखो, ये बफेलो भी होती है, गॉड भी होती है और काऊ भी होती है। अतः इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। अब हमको सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि जो रूमिनेंट नाम पड़ा क्यों है, क्योंकि जो हमको पता है कि हमारा जो स्टोमच होता है या पेट होता है या आमाशय होता है वो इस प्रकार से कुछ होता है, अभी हमने बताया था, इस प्रकार से कुछ बना होता है, इस प्रकार से। लेकिन जो जानवर होते हैं उनका कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे करके, मतलब कई चैम्बरों में डिवाइड होता है। जैसे 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, फिर ये 3, 4, इस प्रकार से चैम्बरों में डिवाइड होता है, जिनका नाम होता है, पहले का नाम है रूमेन, फिर रेटिकुलम, फिर ओमासम और एब ओमासम। ये 4 भाग हैं, इनको क्रम याद रखना है। सबसे पहले भोजन जाएगा रूमेन, फिर रेटिकुलम, फिर ओमासम, ये एब ओमासम। जी आया था, हमको BHU में आया था। तो इनका क्रम जरूर याद रखना है, ठीक। और याद रखना है कि ये 3 भाग हैं, ये 3 भाग हैं, ये ग्रिसनी के भाग हैं। क्या के भाग हैं जी? हमने वो पढ़ाया था, ग्रिसनी के भाग हैं। जो एब ओमासम है ये रियल में है आमाशय। ये आमाशय रियल में कहा जाए तो ये है आमाशय। पूरा है तो आमाशय ही, लेकिन मुख्य रूप से
आमाशय वो होता है जहाँ पे गैस्ट्रिक जूस मतलब गैस्ट्रिक रस होता है जहाँ पे, तो जो गैस्ट्रिक रस केवल और केवल इससे निकलता है, एबोमासम से। कहाँ से निकलता है? जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो एबोमासम से निकलता है। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी सभी। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? आहार नाल कितने परतों से मिलकर बनी है? अब हम सबसे पहले समझते हैं, यही हमने बताया था अभी, ये बनाया, ये मुख से होकर के जाती है, ये आहार नाल। यदि हम इसको काटें तो कुछ इस प्रकार से होती है, 1 2 3, इस प्रकार से ये परतें होती हैं। तो इसकी जो बाहरी परत होती है इस प्रकार से ये है। जब सबसे बाहरी परत होती है वो होती है सिरोसा, फिर इसके बाद होती है मस्कुलर, फिर इसके बाद होती मस्कुलर के बाद क्या होती है? सब म्यूकोसा, और अंत में होती है म्यूकोसा। मतलब कितने भाग होते हैं, कितने परतों से मिलकर बनी होती है? 4। कितने से? 4। ऑप्शन नंबर सी। देखो, सबसे ऊपरी भाग होता है सिरोसा, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, आर आई की जगह ओ है। क्या है? सिरोसा मस्कुलर, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। मस्कुलर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये 4 भाग होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि छोटी आंत की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? अब इसकी एग्जैक्ट लंबाई होती है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 6 मीटर, बी कह रहा है 6.25 मीटर, सी कह रहा है 6.50 मीटर, और डी कह रहा है 7 मीटर। चलिए बताइए। अतः इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6.25 मीटर। ठीक है, तो अब हमको ये प्रश्न बहुत ही कम रेयर केस में मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो हमारी आहार नाल है, आहार नाल का सबसे लंबा अंग कौन सा है, या लंबा ही अंग कहेंगे। सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो सबसे लंबा अंग होता है छोटी आंत्र। क्या होता है? छोटी आंत्र। और एक प्रश्न और होता है, जो यहाँ पे जो हम भोजन लेते हैं, मुख से लेकर ग्रहण करते हैं, तो वहाँ से जैसे ही मुख में भोजन गया तो वहाँ से पाचन उसका प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे मुख हुआ, फिर ग्रसनी में आया, फिर ग्रसनाल में आया, फिर पेट स्टोमच में आया, इस प्रकार डिओडेनम में आया, इस प्रकार से धीरे धीरे आता जाता। तो हम बता दें कि ये छोटी आंत से ऊपर जहाँ जहाँ से भोजन गुजरता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भोजन का क्या होता है? पाचन, मतलब सिंप्लीफिकेशन होता है, सरल होता है भोजन, जटिल से सरल होता है। लेकिन वहाँ पर अवशोषण नहीं होता है, मतलब उसका उपयोग कहाँ करेंगे, एनर्जी होती है वो यूज कहाँ पे होती, वो आकर के उसका सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है जो भोजन का एटीपी के रूप में या ग्लूकोज के रूप में, वो सिर्फ छोटी आंत में होती है। तो भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? भोजन का अवशोषण होता है छोटी। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहते हैं कि मनुष्य के मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं? काय में? मुख में। मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2 जोड़ी, बी कह रहा है 3 जोड़ी, सी कह रहा है 4 जोड़ी, या डी कह रहा है 5 जोड़ी। अतः हम सभी को पता है कि मनुष्य की जो मुख होता है, मुख में होती हैं वो 3 जोड़ी होती है लार ग्रंथि। कितनी होती हैं? 3। नंबर 1 पैरोटिड, जो लोग इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है वो लिख लीजिए, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। जो पैरोटिड ग्रंथि होती है, पैरोटिड, ये सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? ये सबसे बड़ी होती है। अब सबसे बड़ी पता चल गई तो छोटी भी पता चल लीजिए। तो ये सबलिंगुअल होती है, ये सबसे छोटी होती है। क्या होती है? सबसे छोटी होती है, और ये मीडियम होती है। अब जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ये कहाँ पर होती है? कान के पास में स्थित होती है। कहाँ पे? कान के पास। जब किसी कारणवश इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो सूजन आ जाती है तो हमारा एक
गाल होता है या कनपटी होती है, कान के पास में सूजन आ जाती है, जिसको हम कहते हैं मम्स हो गया या गलसूगा हो गया। अतः जो पैरोटिड ग्रंथि के सूजन के कारण ही ये होती है। तो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 10 जो हमारा आज के सीरीज का लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गैस्ट्रिक एमाइलेज, बी कह रहा है सेलिवरी एमाइलेज, सी कह रहा है एमाइल रेनिन और डी कह रहा है माल्टेज। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा था? गैस्ट्रिक। हमको बताया, अभी हमने बताया कि गैस्ट्रिक कहाँ पे पाया जाता? आमाशय। आगे बताया था, जिस सबसे चौड़ा भाग बताया था आमाशय। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पेट से संबंधित है। और हमको जो पता है रेनिन है, ये तो एक प्रकार की शर्करा है। क्या है ये? शर्करा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, शर्करा है। माल्टोज, ये भी एक प्रकार का माल्टेज है तो एंजाइम, लेकिन जो माल्टोज पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर अब केवल क्या बचा? देखो, ए हो नहीं सकता, सी है नहीं, डी नहीं, तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी। अब सभी को पता है कि जो लार में एंजाइम पाया जाता है टायलिन। क्या? टायलिन। तो टायलिन तो सभी को पता है, पर टायलिन का जो दूसरा नाम है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जो ट्रेडिशनल नेम हो गया टायलिन तो सभी को पता है। तो अब के जो प्रश्नों को जो आने का पैटर्न है वो अब चेंज हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी सेलिवरी एमाइलेज। इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को डाइजेशन में मदद करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मित्रों। अब सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सभी को ये वीडियो मिल सके। और मैं आशा करता हूँ कि अब हम इस प्रकार से कोशिश करेंगे कि प्रश्नों की श्रृंखला आगे भी जारी रखें और आप सभी के ज्ञान में वृद्धि करें। और आपका ये भी दायित्व बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचाएँ। और थैंक यू सो मच।